हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शारदा अपनी बड़ी बेटी माया की शादी होने पर बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत तैयारियां की थी। मुंह मांगा दहेज दिया था, लेकिन माया की विदाई के समय अचानक ही शारदा को दिल का दौरा पड़ता है, जिसके कारण माया और उसकी छोटी बहन कियारा अपनी मां को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माया का पति अनुराग और उसकी सास मीना भी हॉस्पिटल आते हैं, जहां डॉक्टर शारदा का चेकअप करने के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर डॉक्टर उससे बोलता है, माफ करिएगा, लेकिन हम शारदा जी की जान नहीं बचा पाए। उनको हार्ट अटैक आया था और ऐसे हार्ट अटैक में बहुत ही कम चांस होते हैं कि पेशेंट को बचाया जा सके। माँ अब हमें छोड़कर नहीं जा सकती। डॉक्टर साहब, हमारी माँ को जिंदा कर दो। उनके सिवा हम दोनों बहनों का कोई नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, हमारी माँ को बचा लो। देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख है, लेकिन वो यहाँ आने से पहले ही मर चुकी थी। ये सुनकर कियारा और माया जोर जोर से रोने लगती हैं, लेकिन अनुराग और उसकी माँ दोनों को संभालते हैं। अगले दिन शारदा का अंतिम संस्कार करवाकर मीना अपनी बहू माया से बोलती है, बहू, अब देख, जो हो गया सो हो गया, लेकिन तेरी नई नई शादी हुई है और तुझे अपने ससुराल तो जाना ही होगा। हाँ माँ जी, मैं समझती हूँ, लेकिन अब आप ही देखिए ना, मेरी माँ ही हमारा सहारा थी। उनके जाने के बाद कियारा किसके भरोसे रहेगी। तो माया, कियारा को भी अपने साथ ले चलो। हम उसको यहाँ अकेले छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है ये? साली है, कोई दहेज का सामान नहीं जो साथ ले चले। सच में अनुराग जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है? और माँ जी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है कियारा के जाने से? नहीं बहू, अब जहाँ दहेज का इतना सामान आ रहा है, एक साली और सही। क्या मतलब माँ जी? कुछ नहीं बहू, तू अभी मतलब मत निकाल। चल, जाकर अपना और अपनी बहन का सामान पैक कर घर निकलना है। अपनी माँ का अंतिम संस्कार और सारी विधियां करके माया अपनी बहन कियारा के साथ अपने ससुराल पहुँचती है, जहाँ सभी लोग माया के दहेज में आया सामान देखकर खूब बातें करते हैं। वहीं मीना की पड़ोसन कमला मीना से बोलती है, अरे मीना बहन, बहू के साथ बहुत दहेज लाई हो। बेचारी की माँ चली गई, लेकिन अपनी बेटी को कोई कमी नहीं छोड़कर गई है। बहन, हमने कौन सा मांगा था दहेज, लेकिन फिर भी शारदा बहन ने इतना दिया तो मना नहीं कर पाए। बाकी अब इस सामान के साथ साथ अनुराग की साली भी तो दहेज में आई है, उसको भी तो हमें ही पालना है। क्या दहेज में साली? सही है, अनुराग की तो मौज है, एक साथ साली और घरवाली घर आ गई। कमला की ये उल्टी सीधी बातें माया और कियारा सुन रही थी, लेकिन वो दोनों ही चुप रहती हैं, क्योंकि उन दोनों के लिए ये सब नया था। इन सब के बाद मीना अपनी बहू का स्वागत करके उसको घर में लाती है और उसको उसके कमरे में भेज देती है। तभी कियारा भी अपनी बहन के पीछे पीछे जाने लगती है, जिस पर मीना उसे रोकते हुए बोलती है, कियारा बेटा, अब तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, इसलिए हर जगह उसके पीछे जाना बंद करो। तो आंटी जी, मैं कहाँ जाऊँ? देखो, अभी कोई कमरा खाली नहीं है, इसलिए जिस कमरे में दहेज का सामान रखा है उसी में आराम कर लो तुम। कियारा जब दहेज वाले सामान के कमरे में जाती है तो वहाँ कहीं भी बैठने तक की जगह नहीं होती, इसीलिए कियारा अपनी बहन के दहेज में आए बेड पर ही एक पतली सी चादर बिछाकर सो जाती है। शाम के समय सोती हुई कियारा को अपने सर पर एक हाथ महसूस होता है और अचानक से वो उठकर देखती है तो वहाँ अनुराग होता है। अपने जीजा जी को अपने करीब देखकर कियारा बोलती है, क्या हुआ जीजा जी, कोई काम था क्या? नहीं नहीं साली साहिबा, मैं तो देखने आया था कि तुम कहाँ हो। देखा तो तुम यहाँ सो रही थी। सोती हुई कितनी प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने उठाया नहीं। वैसे तुम दहेज के सामान के कमरे में कर क्या रही थी? तुम दहेज में आई हो क्या? वो आंटी जी ने कहा कि कोई कमरा खाली नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया। ऐसा कहाँ माने? अरे मेरा कमरा था तो, मतलब मेरा और तुम्हारी दीदी का कमरा था तो। चलो अपना सामान लेकर वहाँ चलो। नहीं जीजा जी, मैं यही ठीक हूँ, आप जाइए, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कियारा उस समय किसी तरह अनुराग को वहाँ से भेज देती है और एक चैन की सांस लेती है, लेकिन अपनी बहन के ससुराल में कियारा को एक सामान ही बनाया हुआ था। मीना जब भी कोई आता तो उसे कियारा की पहचान दहेज में आई साली कहकर करवाती,
ये सुनकर कियारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन अनुराग के कुछ दोस्त घर आए होते हैं और आंगन में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहीं माया रसोई में उनके लिए पकवान बनाकर कियारा से बोलती है। कियारा बेटा, ये ले बाहर अपने जीजाजी और उनके दोस्तों को दे आ। दीदी, मेरा जाना जरूरी है क्या? आप दे आओ ना। मेरे हाथ बेसन में सने हैं इसलिए बोला ना, जाना मेरी प्यारी बहन। अच्छा बाबा, जा रही हूँ, ज्यादा इमोशनल मत करो। कियारा पकवान की ट्रे लिए बाहर जाती है तो वहाँ अनुराग का एक दोस्त पंकज उसको ऊपर से नीचे तक घूरते हुए अनुराग से बोलता है। अनुराग भाई, तो ये है तेरी दहेज में आई साली साहिबा। सही है भाई, तेरी तो लॉटरी निकल गई। बीवी तो मिली ही अच्छी, साथ ही साली भी कमाल है। भाई बस कर, यहीं खड़ी है वो, तलाक करवाएगा क्या? कियारा, ये सब मजाक कर रहे हैं, तुम जाओ। और हाँ, कुछ चाहिए होगा ना तो मैं खुद आ जाऊंगा। कियारा वहाँ से सीधा अपने कमरे में जाती है और आंसू बहाते हुए खुद से बोलती है। दीदी के ससुराल में मेरी जगह बस एक सामान की है। दहेज में आई साली बनकर रह गई हूँ। दीदी को ये पता भी नहीं सकती, माँ तो है ही नहीं। अब अगर वो मेरे लिए अपने ससुराल वालों से लड़ेगी तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? बेचारी कियारा खुद को एक सामान की तरह ट्रीट होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते एक शाम वो अपनी बहन से बोलती है। दीदी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अपने घर में जाकर रहूं। ऐसे आपके ससुराल में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज नहीं तो कल कोई आपको बोलेगा ही कि आपकी बहन कब जाएगी इस घर से। तू पागल है कियारा? अरे तू मेरी छोटी बहन है। मेरा तेरे सिवा और तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है, और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है। अरे मुझे बताना, किसी ने कुछ कहा तुझे क्या? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मैं ऐसे ही। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। माया अपनी बहन कियारा को रोक लेती है। बेचारी कियारा बेमन से ही अपनी बहन के ससुराल में रह रही थी, जहां उसे सामान के जैसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक रात अचानक ही नशे की हालत में अनुराग कियारा के कमरे में आता है और सोती हुई कियारा के गाल पर हाथ फेरने लगता है। इतने में कियारा की नींद खुलती है तो वो अपने जीजा जी को देखकर बोलती है। जीजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? कियारा, तुम मेरे दहेज में आई हो, तुम पर मेरा पूरा पूरा हक है ना, इसलिए आओ, मेरे पास आओ। जीजा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। देखिए, मैं दीदी को बुलाऊं, उससे पहले चले जाइए यहाँ से। ये मेरा घर है और ये दहेज में आया सामान भी मेरा है, और इस सामान में तुम भी आई हो तो तुम भी मेरी हुई ना, इसलिए आओ मेरे पास। अनुराग कियारा का हाथ पकड़कर खींचने को होता है। इतने में ही कियारा के कमरे की लाइट जलती है और दरवाजे पर माया और मीना खड़े होते हैं। माया की आंखों में गुस्सा होता है और वो अपनी बहन का हाथ छुड़वाने के बाद अनुराग को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है। आज आपने सारी हदें पार कर दी है अनुराग जी। माँ जी ने मेरी बहन को दहेज के सामान वाले कमरे में रखा, मैंने कुछ नहीं कहा। हर किसी से आप दोनों ने मेरी बहन को एक सामान कहकर मिलाया। मैं चुप रही, ये सोचकर कि हम दोनों के अब जो भी हैं आप ही दोनों हैं। लेकिन आज तो आपने सारी हदें पार कर दी। मेरी बहन को सच में एक सामान समझकर उस पर अपना हक जमाने लगे थे। वो माया, मुझे माफ कर दो। माफी? आप लोगों को क्या लगा हमारी माँ मर गई तो हम जो मर्जी सह लेंगे? नहीं, अब मैं इस घर को छोड़कर अपनी बहन के साथ चली जाऊंगी। बहू, ऐसा मत कर, माफ कर दे। मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी कि शादी के 1 महीने बाद ही बहू घर से चली गई। आज मेरी बहन की इज्जत पर बात आई है, इसलिए मुझे उससे ज्यादा किसी की नहीं पड़ी। चल कियारा। और हाँ माँ जी, मेरे दहेज से आया सारा सामान सूद समेत घर भिजवा देना, वरना पुलिस में जाते हुए मुझे देर नहीं लगेगी। माया अपनी बहन को लेकर वापस अपनी माँ के घर आ जाती है। कई लोग उसको वापस ससुराल जाने की सलाह देते हैं, लेकिन माया किसी की नहीं सुनती और अपनी आगे की जिंदगी अपनी बहन के साथ एक नए सिरे से शुरू करती है। नंदिनी एक खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन उसकी माँ गीता को हमेशा उसकी शादी की चिंता सताती थी। इसीलिए कभी वो सब्जी वाले का तो कभी किसी मिठाई वाले का रिश्ता लेकर नंदिनी के सामने बैठ जाया करती थी।
जिससे परेशान होकर नंदिनी बोलती है। माँ क्या है ये सब? चिंदी चोर जैसे लड़कों का रिश्ता लेकर आ रही हो। अरे क्या आंडू पांडू जो भी लड़का होता है आप उसकी फोटो लेकर आ जाती है। मुझे एक बिजनेसमैन लड़का चाहिए जो खुद का बिजनेस करता हो। अच्छा ठीक है, अब मैं तेरे लिए ऐसे लड़के का रिश्ता लाऊंगी जो खुद का काम करता हो। हाँ मैं जा रही हूँ कॉलेज। 1 मिनट, तुम 12वीं में 4 बार फेल हुई हो, स्कूल भी पूरा नहीं कर पाई और कॉलेज जाने का दिखावा कर रही हो। चुपचाप एक आए नहीं बोल देती कि अपने दोस्तन के साथ मटर गश्ती करने जा रही हो। क्या माँ, तुम ना मेरा पूरा शो खत्म कर देती हो। मैं पढ़े लिखे लोगों की तरह बर्ताव करती हूँ ताकि मुझे एक अच्छे घर का रिश्ता मिले। अरे जाओ तुम, पढ़ी लिखी। अगर बचपन में 2 अक्षर पढ़ ली होती ना तो तुम्हारे अंदर थोड़ा दिमाग आ जाता और आज तो का ना नाटक करने की जरूरत ना पड़ती। जाओ, कोई काम तो है नहीं, शादी करनी है बिजनेसमैन से। नंदिनी अपनी दोस्तों के संग घूमने फिरने निकल जाती है और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ गीता को नंदिनी के लिए एक बिजनेसमैन लड़का मिल जाता है जिसका नाम गोपाल था। गोपाल का खुद का बिजनेस था, लेकिन किस चीज का वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल अगले दिन जब गोपाल अपनी माँ बरखा के साथ नंदिनी को देखने उसके घर आता है तो नंदिनी उसको देखकर बोलती है, आपका किस चीज का बिजनेस है? काफी फैला हुआ बिजनेस है क्या आपका? जी हमारा बिजनेस उस चीज का है जिसकी जरूरत हर घर में होती है। सुबह शाम हमारे बिना लोगों के घर में रौनक ही नहीं लगती। है लाइट्स का बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। हाय कितना नाम बनेगा मेरा मेरी सहेलियों में कि मेरा पति बिजनेसमैन है। अरे बिटिया, हमारा बिजनेस तो बहुत फैला हुआ है। लोग घर तक आते हैं हमारे सामान को खरीदने। सुबह सुबह ऐसे लाइन लगाए खड़े होते हैं मेरे बेटे के सामने जैसे इसके बिना तो उनकी सुबह की शुरुआत ही नहीं होगी अच्छी। वाओ यार, मैं तो इसी से शादी करूंगी। हाँ नाम थोड़ा ओल्ड फैशन है लेकिन कोई नहीं, मैं चला लूंगी। नंदिनी शादी के लिए हाँ कर देती है और 2 हफ्ते बाद उसकी शादी गोपाल संग हो जाती है। जब शादी के बाद वो अपने ससुराल आती है तो घर के बाहर उसका पैर गोबर में सन जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है, यू, आपके घर के बाहर गाय गोबर करके चली गई और किसी ने साफ भी नहीं किया। इतने बड़े बिजनेसमैन के घर पर नौकर चाकर नहीं है क्या? और अगर है तो वो निकम्मे और कामचोर है। अरे क्या कामचोर, अब बगल में तबेला है तो गाय ही गोबर करेगी ना, हम तो करेंगे नहीं। रही बात साफ करने की तो रोज सुबह हम ही साफ करते हैं। आज हम आपके साथ शादी में बिजी थे तो नहीं कर पाए। अरे बहू कोई नहीं, ये सब तो रोज का है। अब तबेले के आसपास गोबर ही तो मिलेगा ना तुझे। चल अंदर चल। और गोपाल तू जरा दूध निकाल ले वरना माया बाद में दूध नहीं देगी। ये माया कौन है सासू माँ? अरे हमारी भैंसिया है, अगर उसने दूध नहीं दिया तो आज का बिजनेस ठप पड़ जाएगा। क्या मतलब? भैंस के दूध न देने से बिजनेस ठप होने का क्या नाता है? एक तो तुम सवाल बहुत पूछती हो बहुरिया। अब हमारा बिजनेस ही दूध का है तो एक दिन दूध ना निकालने से बिजनेस तो ठप होगा ही, और एक दिन गोपाल माया का दूध ना बेचे तो हजारों का नुकसान होता है हमको। दूध वाला मतलब मेरी शादी एक दूध बेचने वाले से हुई है? नहीं। इतना बोलकर नंदिनी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद बेलू और बरखा उसको अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ कुछ देर बाद उसे होश आता है तो नंदिनी रोते हुए बोलती है, हे भगवान, मैंने आपसे बस एक ही विश तो किया था कि मेरा पति बिजनेसमैन हो, लेकिन आपने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। मेरी शादी एक दूध वाले से करवा दी। अरे बहू, तो दूध का बिजनेस नहीं होता क्या? अरे हमारे यहाँ ये इतना फैला हुआ है, रोज इस मोहल्ले के साथ साथ 4 मोहल्ले के लोग हमारे यहाँ से दूध लेकर जाते हैं। अरे रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 4 मोहल्लों से। अरे मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। क्या सोचा था, क्या मिल गया। अरे ओ बहू, ज्यादा टेस्ट हुए ना बहाओ। तुम खुद भी कोई मिस यूनिवर्स नहीं हो, 12वीं में 4 बार फेल हो। वो तो शुक्र बनाओ कि हमार गोपाल जैसा हैंडसम दूध वाला पति मिला है तुमको। बरखा की बातों से परेशान होकर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है। अब शादी तो भई हो चुकी थी, इसलिए नंदिनी भी अपनी किस्मत से समझौता कर लेती है, लेकिन वो पूरी तरह से अपने पति और ससुराल को नहीं अपनाती।
ऐसे ही एक सुबह उनके घर में उनके पड़ोस में रहने वाली विमला आती है और अपना पतीला लेकर दरवाजे पर खड़े होकर आवाज मारकर बोलती है, दुधियाइन, ओ दुधियाइन, कहाँ हो? तनिक बाहर आकर भी दर्शन दे दो। अंदर बैठी बेचारी नंदिनी को जब ये अजीब सा नाम बुलाने वाली औरत की आवाज आती है तो वो उठकर बाहर आती है और विमला को देखकर पूछती है, हाँ जी, कौन है आप? किसको बुला रही हैं? गोपाल की लुगाई तुम ही हो ना, तो तुमको ही बुलाएंगे ना दुधियाइन। ये कैसा गंदा सा नाम बोले जा रही है आप? दुधियाइन? अरे नहीं, मेरा नाम नंदिनी है। नंदिनी फंदिनी हमका नहीं पता, दुधिया की बीवी दुधियाइन ही होवत है, पंडिताइन नहीं। अब जरा समय बर्बाद ना करो और इस भगोने में मुझे 1 किलो दूध दे दो। दूध मैं कैसे दूं? मुझे नहीं पता कहाँ रखा है। अरे तो माया का तो पता है ना, कहाँ बंधी है, उसमें से निकाल के दे दो। वो भैंस है, कोई टंकी नहीं जो खोला और दूध निकलने लगेगा। गोपाल जी के आने का इंतजार करो। कैसे अजीब मोहल्ले वाले हैं, गवार कहीं के। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। नंदिनी तो अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद गोपाल आता है और विमला को पतीले में दूध डाल के देता है। नंदिनी को गोपाल का ये बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए एक दिन वो उससे बोलती है, आप दूध बेचने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते क्या, जिसमें इज्जत हो, नाम हो, रुतबा हो? क्या ये दूध वाले बनकर घूमते रहते हो? इस धोती कुर्ते में ना बिल्कुल रामू काका लगते हो। अरे नंदिनी जी, पता है हमारा दूध कितना फेमस है। बिना पानी का शुद्ध दूध बेचते हैं, इसीलिए लोग बहुत इज्जत करते हैं हमारी। और बताओ, आपको ये इज्जत वाला काम नहीं लगता? तुम्हारे लिए होता होगा इज्जत वाला काम, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अरे मैं अपनी सहेलियों को क्या बोलूंगी कि मेरा पति एक दूध बेचने वाला है। अरे गली गली जाकर दूध बेचता है, ऊपर से यहाँ के मोहल्ले की औरतें पता नहीं मुझे कैसे गंदे गंदे से नामों से बुलाती है। तो इसमें दिक्कत क्या है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने काम से, क्योंकि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। मुझे आपसे बहस नहीं करनी, यहाँ से जाइए आप। अच्छा चले जाएंगे, पर जरा एक पप्पी मिल जाती तो उत्साह बढ़ जाता। जब से शादी हुई है आप तो हमको दूर दूर ही रखती हैं। पप्पी जाकर उस माया से ले लो, जिसकी वजह से तुम्हारा दूध का बिजनेस चल रहा है। बेचारा गोपाल वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद गोपाल के तबेले में इंस्पेक्शन वाले आते हैं, जो उसके दूध की जांच करने के लिए उसके कुछ सैंपल लेकर जाते हैं। और जब उसका रिजल्ट आता है तो पूरे मोहल्ले के सामने इंस्पेक्शन ऑफिसर गोपाल को बुलाकर बोलते हैं, मिस्टर गोपाल, आपके दूध की जांच के बाद ये पता लगा है कि आप 100% शुद्ध दूध बेचते हैं, इसीलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। आजकल बहुत लोग दूध के बिजनेस में मिलावट करके लोगों तक मिलावटी दूध पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपके दूध में हमें 1% भी मिलावट नहीं मिली। ये सुनकर पूरा मोहल्ला तालियां बजाकर गोपाल का सम्मान करता है। और तभी विमला बोलती है, अरे हमारे गोपाल भैया तो है ही बड़े ईमानदार और सच्चे, सालों से दूध का काम कर रहे हैं, पूरा मोहल्ला इनका दूध पीकर ही तो तंदुरुस्त है। अरे विमला आंटी, मेरा नहीं, मेरी माया का दूध। माया के बिना हमारा दूध का बिजनेस कैसे चलता? सभी भैंसियों में सबसे ज्यादा दूध देती है। सब लोग गोपाल को बधाई देते हैं और ये सब देखकर बरखा नंदिनी से बोलती है, देख लो बहुरिया, जिस पति को देखकर तुमको शर्म आती है, आज उसका पूरा मोहल्ला दीवाना है। अरे दूध बेचना कोई छोटा काम नहीं है, ये सबकी सेहत को सही बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तेरे पति की इतनी इज्जत है इस मोहल्ले में। मोहल्ले वालों के बीच गोपाल की इतनी इज्जत देखकर नंदिनी को भी ये समझ आता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम ईमानदारी से किया जाए तो छोटे काम में भी इज्जत कमाई जा सकती है। इसीलिए गोपाल को मिलने वाले मेडल को पहनाने के लिए नंदिनी आगे आती है और सबके सामने अपने पति का सम्मान करके खुद भी उसकी खुशी में शामिल होती है। महेश आनिया से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो आनिया, जो कुछ भी किया वो मैंने ही किया, इसमें वरुण का कोई दोष नहीं है। मैं यही समझता था कि तुम मेरे दोस्त के लिए सही नहीं हो, मगर मैं गलत था। मगर महेश, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आनिया से बहुत प्यार करता हूँ और तू अपने ही दोस्त की खुशियों को बिखेरने में लगा था। आनिया फिर से अपने पुराने मोहल्ले के घर में लौट आई थी।
आनिया, जो कि गुस्सैल किस्म की लड़की थी और वो किसी से फालतू बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसके घर के सामने दो लड़के वरुण और महेश रहा करते थे। वरुण बहुत ही सीधा साधा और सुलझा इंसान था और वहीं महेश बड़ा ही मजाकिया किस्म का लड़का था। आनिया के कमरे की खिड़की और वरुण और महेश के कमरे की खिड़की बिल्कुल आमने सामने थी। ऐसे ही एक सुबह आनिया अपने घर के गार्डन में टाइट जीन्स पहनकर और क्रॉप टॉप डालकर योगा कर रही होती है और तभी वरुण अपने कमरे की खिड़की से बस आनिया को ही निहार रहा था। तभी वहाँ उसका दोस्त आता है और खिड़की के बाहर झांक कर देखता है और उसे बोलता है, ओह, तो यहाँ ये सीन है। भाई क्या बात है, देख रहा हूँ जब से पुरानी पड़ोसन आई है तब से तू बस खिड़की के पास ही मधुमक्खी की तरह चिपका हुआ नजर आता है। अबे साले, पुरानी नहीं, नई पड़ोसन है। अबे ओ देवदास, पूरे मोहल्ले में बस इसी लड़की के चर्चे हैं क्योंकि ये पहले भी इसी मोहल्ले में रहती थी। और हाँ, हर गली में जितने भी लड़के हैं सब इसी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये आसानी से पटने वाली लड़की नहीं है। यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे पसंद करूँ उस पे कोई बुरी नजर न डाले, और इसके तो हर गली में चर्चे हैं। अरे चीज ही ऐसी है भाई, मगर अब क्या करें, ईगो बहुत है इसमें। साले अब तेरी एक नहीं सुनूंगा मैं, बहुत बोल रहा है तू, अब एक शब्द और नहीं। बोलूंगा, क्या करेगा तू? दोनों दोस्त आपस में हाथापाई करने लगते हैं और इसी बीच खिड़की के पास रखा एक फूलदान आनिया के गार्डन में गिर जाता है। आनिया आंखें बंद करके योगा कर रही थी और फूलदान के गिरने से वो घबरा जाती है और ऊपर की ओर देखती है, जिसके बाद वो गुस्से में लाल हो जाती है और वरुण महेश पर चिल्लाते हुए बोलती है, Are you both crazy? If you want to do fight, then go inside the house and fight. ओ मैडम, हमें अनपढ़ समझा है क्या? अंग्रेजी हमें भी आती है, समझी ना? We both fight or whatever you mean by that. अनपढ़ समझने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम दोनों की हरकतें ही बता रही हैं कि तुम दोनों एक नंबर के जाहिल और गवार हो। अरे ये कोई तरीका है किसी चीज का? ओ प्लीज, हाँ, आप तो हमें तरीके मत ही बताओ, आपसे लाख गुना बेहतर तौर तरीके हैं हमारे पास। You both have an idea? अगर आज ये फूलदान मुझ पे गिर जाता तो क्या होता? Listen, please forgive us. We are very ashamed. It's okay. और अपने इस जाहिल दोस्त को ना थोड़ी अकल दो। इतना बोलकर आनिया वहाँ से चली जाती है। तभी महेश गुस्से में वरुण से बोलता है, अरे ओ देवदास, क्या था ये? तूने उससे माफी क्यों मांगी? यार वो कितनी मासूम थी, गुस्से में भी कितनी प्यारी लग रही थी, और तू फालतू में बहस करे जा रहा था। अरे सॉरी बोलकर खत्म कर देता। पर देखा जाए तो गलती हमारी ही थी, अगर उसको कुछ हो जाता तो। अरे हुआ तो नहीं ना, फालतू का सुना रही थी। मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई सुनाए, वो भी लड़की। अब देख मैं क्या करता हूँ। अबे तू क्या करेगा अब? देख मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता, समझा? थोड़ी देर बाद आनिया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी महेश घर का म्यूजिक सिस्टम चालू कर देता है और उसकी वॉल्यूम बहुत तेज कर देता है। आनिया को म्यूजिक की आवाज से बहुत गुस्सा आता है और वो परेशान हो जाती है, मगर महेश म्यूजिक बंद ही नहीं करता, जिसके बाद आनिया को और गुस्सा आता है और वो आवाज कम करवाने के लिए बहुत आवाजें मारती है, लेकिन वॉल्यूम तेज होने की वजह से महेश को कुछ सुनाई नहीं देता। और उसके बाद आनिया घर के बाहर आती है और वो महेश के घर के सामने महेश की खड़ी बाइक का शीशा तोड़ देती है। ये देखकर महेश म्यूजिक को बंद करता है और घर के बाहर आकर गुस्से में बोलता है, ओ मैडम, ये क्या तरीका है? मेरी बाइक का शीशा क्यों तोड़ा तुमने? सब तुम्हारे ही बुरे कर्मों का नतीजा है। अरे कब से बोल रही हूँ वॉल्यूम कम कर दो, लेकिन तुम हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आता। और जैसे ही मैंने तुम्हारी बाइक का शीशा तोड़ा तो तुमने म्यूजिक बंद कर दिया। तो इसका मतलब तुम यही चाहते थे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब जो है तुम्हारे कर्मों का ही फल है। अब तैयार रहना मेरे अगले बदले के लिए। तभी वहाँ वरुण आ जाता है और महेश को डांटते हुए बोलता है, महेश तू नहीं सुधरेगा क्या? तुझे कितनी बार बोल रही थी ये कि वॉल्यूम कम कर दे, मगर तुझे सुनाई कहाँ देता है? सारी गलती तेरी है। और सुन, माफी मांग इससे,
दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, मगर मैं इससे माफी कभी नहीं मांगूंगा। इतना बोलकर महेश वहाँ से चला जाता है। तभी वरुण आन्या से बोलता है। वो सुनो, मैं अपने दोस्त की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो थोड़ा मजाकिया है। वैसे मेरे दोस्त की वजह से आपका इतना टाइम वेस्ट हुआ। वही तो यार, मेरे एग्जाम है और तुम्हारे दोस्त की वजह से मेरा बहुत सारा टाइम खराब हो गया। एक तो सब्जेक्ट ऐसा है जो मुझे जल्दी से समझ नहीं आता। कौन सा? यार अकाउंट्स। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या मैं तुम्हारी अकाउंट्स में हेल्प कर दूं? गलती से मैं अकाउंट्स का टॉपर रह चुका हूँ। ओह क्यों नहीं, पर मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा वो दोस्त भी होगा और मैं उसको देखकर तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। तुम मुझे मेरे घर पर ही पढ़ा दो। हाँ, क्यों नहीं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब आन्या और वरुण एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वरुण उसको पढ़ाने जाता है, साथ ही साथ दोनों अब एक साथ घूमा फिरा भी करते थे। अच्छा, वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे तो खाने में सब पसंद है, बस नॉनवेज छोड़कर। ओह, तो तुम वेजिटेरियन हो? हाँ? तो कभी बाहर चले खाने पर? अरे नहीं, मुझे बाहर का नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों का बना हुआ कुछ खाना है। क्या तुम मुझे अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाओगे? यार तुम्हारे लिए खाना तो क्या, मैं ताजमहल बनवा दूं। चलो छोड़ो, वैसे तुम्हें क्या पसंद है मैं वही बना दूंगा। तुम अपनी पसंद का कुछ भी बना दो, सब चलेगा। अच्छा ठीक है। इतनी बात करके आन्या और वरुण दोनों सो जाते हैं और उनके पीछे से महेश खुद से बोलता है। वाह मेरे दोस्त, वही पुरानी पड़ोसन जो कि सबसे घमंडी है। तू इससे ही इश्क लड़ा रहा है, अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसे ही अगली रात को आन्या वरुण के घर आती है और वरुण आन्या को खाने की टेबल पर बैठाता है और उसके लिए रसोई में खाना लेने चला जाता है। आन्या जैसे ही खाना खाने के लिए प्लेट हटाती है तो देखती है कि वहाँ पर चिकन रखा है। ये देखकर आन्या गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वरुण को थप्पड़ मारते हुए बोलती है। वरुण, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, पर तुमने ये सब क्यों बनाया? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जिसका दोस्त ही निकम्मा है वो खुद कैसे सुधर सकता है। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, मगर अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरे प्यार के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से और आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी कसम यार, मैंने ये सब नहीं किया। मैं खुद तुमसे प्यार करता हूँ और आज अपने दिल की बात तुम्हें बताने ही वाला था। ये देखकर महेश उदास हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से दो प्यार करने वाले लोगों के बीच में दूरियां आ गई थी। वो वरुण और आन्या के पास जाकर बोलता है। मुझे माफ कर दो आन्या, जो कुछ भी किया वो मैंने ही किया। इसमें वरुण का कोई दोष नहीं है। मैं यही समझता था कि तुम मेरे दोस्त के लिए सही नहीं हो, मगर मैं गलत था। मगर महेश, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आन्या से बहुत प्यार करता हूँ और तू अपने ही दोस्त की खुशियों को बिखेरने में लगा था। वरुण, मुझे लगता है कि हमें इसे माफ कर देना चाहिए क्योंकि इस बार जो ये कह रहा है वो सच है। और हाँ वरुण, तुम भी मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। इस तरह वरुण महेश के सामने ही घुटनों के बल बैठकर आन्या को प्रपोज कर देता है। प्रिया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। शादी के बाद उसने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था, चाहे वो अपनी सास कुसुम का ख्याल रखना हो या फिर अपने पति अभय को प्यार देना। उसने अपने हर रिश्ते को बड़े ही प्यार से निभाया था। लेकिन अब उसके मायके से खबर आती है कि उसके छोटे भाई रोहित की शादी फिक्स हो गई है, जिस पर वो अपनी सास से बोलती है। माँ जी, मेरे छोटे भाई की शादी फिक्स हो गई है। माँ का फोन आया था, बोल रही थी आपको बता दूं। अच्छा बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर तेरी माँ को मुझे फोन करना चाहिए था। अब तेरी शादी हो गई है, तेरे से पहले मुझे हर चीज की खबर होनी चाहिए। आखिर मैं तेरी सास हूँ और इस घर की बड़ी हूँ। माँ जी, माँ को तो आपसे ही बात करनी थी, लेकिन आप सत्संग में गई हुई थी तो उन्होंने मुझे बता दिया। आप कहो तो मैं आपकी बात करवा दूं माँ से। कोई नहीं बहू, छोड़ अब। वैसे कब की है शादी? माँ जी, 1 महीने बाद है शादी। चल बहू, अच्छा है, बधाई हो तुझे, तेरी भाभी आने वाली है। प्रिया इस खबर से बेहद खुश थी कि उसके छोटे भाई की शादी हो रही है। वो अपने कमरे में जाकर जरूरत की चीजों की एक लिस्ट तैयार करती है। तभी
उसका पति अभय घर आता है और उसको ऐसे बिजी देखकर बोलता है। अरे मैडम जी क्या कर रही हो? आज मेरे आने का भी होश नहीं है। आ गए आप? यार वो मैं लिस्ट बना रही थी कि शादी में हमारी तरफ से क्या क्या होगा। शादी? किसकी शादी? ओह सॉरी, आपको तो बताया ही नहीं। वो रोहित की शादी फिक्स हो गई है अगले महीने। अरे वाह, छोटे साले साहब शादी करने जा रहे हैं, फिर तो खुशी की बात है। बनाओ बनाओ लिस्ट बनाओ, एक ही तो साला है मेरा, अच्छे से सारी चीजें करेंगे। सच्ची में ना? और नहीं तो क्या। अरे जब तुम अपने ससुराल के हर रिश्ते को इतने प्यार से निभाती हो तो भला मैं क्यों ना निभाऊं? अभय की ये बात सुनकर प्रिया उसको गले लगाकर बोलती है। अभय आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले। अब देखना हम रोहित की शादी में कैसे धूम मचाएंगे। हाँ हाँ जरूर। प्रिया अपने भाई की शादी की तैयारियों में लग जाती है। वो अपनी और अभय की शॉपिंग शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ नीलम रोहित के साथ उसके घर शादी का कार्ड देने आती है। कार्ड कुसुम को देते हुए वो बोलती है। समधन जी, रोहित की शादी में आप सब सादर आमंत्रित हैं, तो आपसे अनुरोध है कि समय से आइएगा और प्रिया को तो 15 दिन पहले ही भेज दीजिएगा। उसके इकलौते भाई की शादी है, बहुत सारी तैयारियां करवानी है उसको मिलकर। जी बहन जी, वो तो समझती हूँ मैं, लेकिन आप क्या प्रिया को ही बुलाना चाहती हैं? अरे दामाद और उसकी माँ से कोई लेना देना है या नहीं? नहीं नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। प्रिया तो कामों में हाथ बटाएगी, दामाद जी और आपसे हम थोड़ी काम करवाएंगे, इसलिए बोला ऐसे। चलिए कोई नहीं, आ जाएगी प्रिया। और रोहित बेटा खुश तो हो, शादी हो रही है तुम्हारी। हाँ हाँ आंटी जी खुश हूँ, और मेरी बड़ी बहन साथ होगी तो ज्यादा खुशी होगी मुझे, इसीलिए आप बस उसको समय से भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा। रोहित और नीलम कार्ड देने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और प्रिया के घर से बाहर आकर रोहित अपनी माँ से बोलता है। माँ, अब दीदी को बुलाने के लिए पहले हमको उनकी सास से इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? उसके छोटे भाई की शादी है, वो तो खुद ही जल्दी आना चाहेगी। बेटा अब उसकी शादी हो गई है, वो तेरी बहन से ज्यादा अब उस घर की बहू है, इसलिए उसको हर काम उसकी सास की इजाजत से करना होगा, वरना रिश्तों में दरार आ जाती है। ऐसा है तो मैं अपनी बीवी को ऐसे रिश्ते में बांधकर नहीं रखूंगा। अगर मेरे लिए मेरे रिश्ते जरूरी हैं, तो उसके लिए भी उसके रिश्ते जरूरी हैं। उनको निभाने के लिए उसको हमारी इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब घर चल, बहुत काम है। रोहित और नीलम घर चले जाते हैं। शाम को प्रिया अपने पति अभय से बोलती है। अभय जी, आप ना मुझे कल माँ के घर छोड़ देना। अब मैं शादी तक वहीं रुकूंगी, और हाँ मुझे पैसे भी दे देना, मुझे शॉपिंग करनी है अभी बहुत सारी। अरे मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो, आपको भी तो कपड़े लेने हैं। अरे नहीं, मुझे इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलेगी काम से। तुम ऐसा करो कि माँ को लेके चली जाओ और मैं रोज शाम को काम खत्म करके वहाँ आ जाऊंगा सीधा। हाँ ये ठीक है। प्रिया अगले दिन अपनी सास के साथ अपने मायके पहुंचती है, यानी अपने छोटे भाई की शादी में, और उसके आते ही सब बहुत खुश होते हैं। प्रिया और उसकी सास का अच्छे से स्वागत होता है, जिसके बाद नीलम उनको कमरे में आराम करने भेज देती है। अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। प्रिया अपनी माँ के साथ शॉपिंग करके घर आती है तो सारा सामान अपनी सास को दिखाते हुए बोलती है। माँ जी ये देखिए, मैंने अपनी तरफ से ये सूट लिया है मेरी होने वाली भाभी के लिए। बहू ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अरे मेरे बेटे की सारी सैलरी शादी पर ही लुटा देगी क्या? माँ जी मेरे छोटे भाई की शादी है, अपनी भाभी को सबसे बढ़िया चीज ही तो दूंगी। कुसुम की बात बात पर टोका टाकी प्रिया के साथ उसकी माँ और रोहित को भी पसंद नहीं आती, लेकिन वो सब प्रिया की वजह से चुप रहते हैं। ऐसे ही शादी के दिन भाई को नोटों का हार डालने की रस्म होती है, जिसके लिए प्रिया पहले ही अपनी पति अभय से बोलती है। अभय जी, रोहित के लिए नोटों का हार बनवाना है, तो आप मुझे 5,000 रूपए दे दीजिए, मैं उससे 5100 वाला हार बनवा लूंगी। ठीक है, ले लो। बहू पागल है क्या? अरे तेरे छोटे भाई की शादी है तो छोटा हार बनवा ले, इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मेरे सगे भाई की शादी है, अगर अब खर्चा नहीं करूँगी तो कब करूँगी? सोचो, अगर भाई की जगह मेरी ननद की शादी होती तो क्या तब भी आप खर्चा देखती? अरे ससुराल में आकर मैंने अपना हर फर्ज अच्छे से निभाया है, लेकिन अब मेरे मायके के लिए भी तो मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उनको भी तो निभाना है मुझे। माँ, प्रिया सही कह रही है। एक लड़की शादी के बाद अगर नए रिश्ते को इतने अच्छे से संभाल रही है तो हमें उसके पुराने रिश्ते को भूलने नहीं देना चाहिए।
अब प्रिया का एक लौता छोटा भाई है, तो सब कुछ वही संभालेगी ना अब। अपनी बेटी और बहू की बात सुनकर कुसुम को समझ आता है कि वो कितनी गलत थी। इसीलिए वो अपनी बहू को दिल खोलकर हर रस्म में भागीदारी लेने की इजाजत देती है। अब रोहित की हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी, जिसमें प्रिया एक येलो रंग के लहंगे में तैयार होकर अपने भाई को हल्दी लगाते हुए बोलती है, मेरे छोटे भाई की शादी है, देखना मेरी लगाई हल्दी का ऐसा रंग चढ़ेगा कि दुल्हन से ज्यादा तो दूल्हा चमकेगा। हाँ दीदी, रगड़ रगड़ कर लगाना हल्दी, ताकि मैं गोरा गोरा दिखूं। अरे साले साहब, अब दीदी सही लगवाते रहोगे हल्दी या हमें भी मौका दोगे? अभय हाथों में हल्दी लेकर रोहित को लगाता है, जिसके बाद रोहित भी अपने हाथों में हल्दी लिए अपने जीजू के पीछे भागता है और सब ये नजारा देखकर हंसने लगते हैं। कुसुम डांस करने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग ताली बजाने लगते हैं, जिसके बाद घर के बाकी सदस्य भी उसके साथ डांस करते हैं और संगीत के फंक्शन को यादगार बनाते हैं। ये देखकर नीलम कुसुम से बोलती है, समधन जी, आपने तो रौनक लगा दी मेरे बेटे की शादी में। अरे तो मेरी बहू के छोटे भाई की शादी है, मुझे भी तो खुशी होगी। अब आप बातों में समय मत गवाइए और नाचिए। अपनी सास को ऐसे नाचते गाते देखकर प्रिया बहुत खुश होती है। ऐसे ही अगली सुबह शादी का दिन आता है। प्रिया गुलाबी रंग के लहंगे में तैयार होकर अपनी सास को तैयार कर रही होती है। तभी उसकी सास अपनी बहू को काला टीका लगाते हुए बोलती है, बहू, आज तू बहुत सुंदर लग रही है। भगवान करे जैसे तूने मेरे घर को संभाला है ना, तेरे भाई की होने वाली बीवी भी तेरे घर को इसी तरह संभाल ले। हाँ माँ जी, मुझे भी बस यही चाहिए कि मेरी होने वाली भाभी अपने ससुराल और मायके दोनों जगह की जिम्मेदारियाँ और रिश्ते अच्छे से निभाए, क्योंकि ससुराल वाले जितने जरूरी है मायके वाले भी उतने ही जरूरी हैं। सही कहा बहू तूने। इतने में ही रोहित शेरवानी पहनकर प्रिया को बुलाने आता है और उससे बोलता है, अरे दीदी, आज आपके छोटे भाई की शादी है, खुद तो तैयार हो गई, जरा मुझे भी कर दो। अब कोई मुझे तैयार ही नहीं कर रहा। अरे रे, दूल्हे राजा को कोई नहीं पूछ रहा। आओ बेटा, मैं तुमको तैयार करती हूँ। कुसुम रोहित को बारात के लिए तैयार करती है, जिसके बाद बड़े ही धूमधाम से रोहित की बारात निकलती है और प्रिया सबसे आगे नाचते गाते हुए अपने छोटे भाई की शादी की खुशी मनाती है और गाते हुए बोलती है, बड़े बड़े भाइयों के छोटे भैया आज बनेंगे किसी के सैया। अभय अपनी बीवी के ऊपर से नोट मारते हुए उड़ाता है और कुसुम अपनी बहू की बलाई लेती है। इसी के साथ प्रिया के छोटे भाई की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न होती है और अगली सुबह वो अपनी नई नवेली भाभी को घर लाकर उनका बड़े ही प्यार से स्वागत करती है और खुशी खुशी हर रस्म पूरी होती है। और इस शादी की वजह से कुसुम को भी ये समझ आता है कि शादी के बाद एक लड़की के लिए मायके के रिश्ते भी उतने ही जरूरी होते हैं जितने ससुराल के होते हैं। अनिका एक बेहद ही सुंदर लड़की थी, जिसकी आंखें बिल्कुल ब्राउन थी, एक बिल्ली जैसी। अनिका की आंखों में हमेशा एक अलग ही चमक रहती थी। जो भी उसकी आंखों को देखता वो असमंजस में ही पड़ जाया करता था। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पियानो की क्लास से आ रही थी। ज्यादा धूप होने की वजह से उसने अपने मुंह को ढक रखा था और सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। तभी रास्ते में एक लड़का उसकी आंखों को देखकर उसका पीछा करने लगता है। तभी अनिका को अपने पीछे किसी के आने की आहट होती है, लेकिन जब वो पलटती है तो उसे कोई नहीं दिखता, जिसके बाद वो अचानक ही झटके से पलटती है, अपना पियानो किसी के सर पर दे मारती है और बोलती है, क्यों बेटा, अब करेगा पीछा? मजा आया ना मार खाकर, लेकिन तेरी वजह से मेरा पियानो टूट गया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस तुम्हारी आंखें देखकर पीछा करने लगा था। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर लग रही थी, सिर्फ इसलिए फ्रेंडशिप करना चाहता था। अनिका जैसे ही उसकी बात सुनती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे एक मुक्का आंख पर मारती है और कहती है, ले
करेगा फ्रेंडशिप और आएगा मेरे पीछे। अब तो तुमने मार दिया, तो अब नहीं आऊंगा। ठीक है, निकल अब, 9-2-11 हो यहाँ से। वो लड़का अनिका को बिल्ली आंखों वाली कहकर भाग जाता है, जिससे अनिका को और गुस्सा आता है और वो अपनी सैंडल उस पर फेंक कर मारती है और अनिका गुस्से में बोलती है, ऐसे तो और गुस्सा आता है मुझे बिल्ली आंखों वाली बोलकर चला गया। गलती कर दी उसे छोड़कर। उस संतरे के छिलके को तो वहीं निचोड़ देना चाहिए था। अनिका गुस्से में घर आ ही रही होती है कि तभी एक स्कूटी वाला लड़का, जिसका नाम रुद्र था, वो उसे अपनी स्कूटी से धक्का देकर गिरा देता है, जिसके बाद अनिका गिर जाती है और उसका स्कार्फ भी उसके चेहरे से खुल जाता है और वो अपनी ड्रेस को साफ करते हुए बोलती है, अरे आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता? सामने से 5 फुट की लड़की चलकर आ रही है, सीधा स्कूटी चढ़ा दी मुझ पर। लिसन, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया, ब्रेक दबाया था, बट फिर भी नहीं रुकी तुम। मैं माफी मांगता हूँ इस बात की। अगेन आई एम सॉरी। तुम्हारे सॉरी कह देने से क्या होगा? अरे 20 सड़क में स्कूटी मार के गिरा दिया तुमने मुझे, चोट लग गई मुझे। क्या तुम्हारे सॉरी बोल देने से मेरी चोट ठीक हो जाएगी? अगर इस स्कूटी पर मैं बैठी होती, मैंने तुम्हें गिराया होता, मैं तुम्हें सॉरी बोलती, फिर तुम्हें कैसा लगता? रुद्र उसकी बातें सुनता रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो बस अनिका की ब्राउन आंखें, जो कि बिल्ली जैसी थी, उसमें खो सा जाता है। तभी अनिका उसे चुटकी बजाकर बोलती है, हे यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? वो सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दो। ऐसे बिना पल के झपकाए क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। वो मेरा मतलब तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, इसीलिए बोल दिया मैंने। सॉरी बुरा लगा हो तो। वैसे तुम बोलो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। एक मौका दे दो सॉरी कहने का, कॉफी पर चलकर। मेरा मतलब कॉफी के बाद घर ड्रॉप कर दूंगा। कितने प्यार से डर डर के बोल रहा है। हाँ कह देती हूँ। वैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट है ये लड़का। प्लीज यार हाँ कर दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कॉफी तो बहाना है, अगर हम दोनों के दिल के तार सही जुड़े तो शादी भी हो सकती है। इसकी आंखें कितनी सुंदर और प्यारी हैं, जैसे इनमें डूब ही जाओ। प्लीज हाँ कर दो यार। आप बोल नहीं रही कुछ, चल रही है ना आप मेरे साथ? जी ठीक है, मैं चलती हूँ। ये सुनकर रुद्र खुशी से अपने मन में नाचने लगता है और अनिका को अपने पीछे बैठाकर सीसीडी में ले जाता है, जहाँ दोनों कॉफी पीते पीते बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तभी रुद्र उसे बोलता है, वो अनिका, मैं तुम्हें एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो कहूँ? हाँ बोलो ना। दिल तो यूं ही बदनाम है इश्क में, सारा कसूर तो इन बिल्ली आंखों का है। एक और है, कुछ कशिश है तेरी आंखों में, कि कुछ कशिश है तेरी आंखों में, तुझे देखा और तेरा हो गया। वाओ, तुम तो शायरी भी कर लेते हो। अब क्या करें, जब सामने शख्स ही लाजवाब हो तो बेजान शायरी भी जानदार हो जाती है। अरे वाह, वैसे तुम मुझे अच्छे लगे, मुझसे दोस्ती करोगे? यही तो चाहता था मैं। जरूर, क्यों नहीं, इतनी अच्छी लड़की से मेरी दोस्ती होगी तो जरूर करूँगा। अच्छा अब टाइम हो गया, मुझे घर भी जाना है, ड्रॉप कर दो। ओके कर देता हूँ, चलो। अनिका रुद्र के साथ ही उसे पकड़कर बैठ जाती है। आगे ब्रेकर मिलने की वजह से उसे धक्का लगता है और वो रुद्र को कसकर पकड़ लेती है। वक्त बीतता है, इसी के साथ ही धीरे धीरे दोनों मिलने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। अनिका उसके घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन अनिका रुद्र से अपनी फेवरेट चाइनीज फूड लाने को कहती है, लेकिन रुद्र भूल जाता है और वो नहीं ला पाता। तभी अनिका उससे लड़ते हुए बोलती, तुमसे मैंने एक चीज कही थी, वो तो लाई नहीं गई। तो क्या हो गया जान, कल ले आऊँगा। रहने दो, 2 बार से तुम यही बहाना बना रहे हो, हमेशा यही बोलते हो। अनिका मैं जानबूझकर तो नहीं कर रहा ना। रुद्र, तुम मुझे कभी खुश नहीं कर सकते। ऐसे घूर क्या रही हो बिल्ली की तरह? वैसे भी बिल्ली जैसी आंखें हैं तुम्हारी। अच्छा, मैं घूर रही हूँ? बिल्ली जैसी आंखें हैं मेरी। और क्या, कंजी आंखों वाली बिल्ली जैसी। अनिका गुस्से से उसे घूरने लगती है और एक पंजा मारती है, यानी एक थप्पड़ मारती है, जिससे कि उसका नाखून उसकी गर्दन पर लग जाता है। तभी उसे दर्द होता है और दर्द में रुद्र बोलता है, पागल हो क्या? अनिका अपने पति को कोई ऐसे मारता है क्या? अब तुमने मुझे इतना सब बोल दिया, बिल्ली जैसी आंखों वाला बोल दिया, तो बिल्ली का पंजा भी खा लो। अब करोगे मुझसे बहस? लो खाओ बिल्ली के पंजे। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब तो बख्श दो मुझे, कल लाऊंगा। अरे नहीं, तुमको कल डिनर पर ही ले चलूंगा। इस
तरह दोनों लड़ने भिड़ने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन रुद्र उसे बाहर रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाता है, जिसके बाद वो खुश हो जाती है। वक्त बीतता जाता है। आसपास के सभी लोग अनिका की बिल्ली जैसी आंखों के बारे में बातें करने लगते हैं। अगर कोई उसे रात को गलती से बालकनी में देख लेता तो बहुत ज्यादा डर जाया करता, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी थी और रात में चमकने की वजह से और डरावनी लगती थी। कुछ दिन बाद उसकी सास निर्मला लौट कर आती है और अनिका उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसे खाना खिलाती है, जिसकी तारीफ करते हुए उसकी सास बोलती है, अरे वाह रुद्र, बहू तो बहुत अच्छी लाया है, खाना भी बढ़िया बनाती है, लेकिन इसकी आंखें ना बहुत अलग सी है, भूरी भूरी बिल्कुल। बहू बुरा मत मानियो, लेकिन तेरी आंखें ना बिल्ली जैसी लगती हैं। मैं तो तेरी सास हूँ, अगर कोई बच्चा देख लेना तो वो तो डर ही जाएगा। हे हे। अच्छा माँ जी, वो मेरी आंखें ही ऐसी हैं, डिफरेंट है ना सबसे। हाँ माँ, नहीं अनिका, मैं हंस नहीं रहा। बताऊंगी तुम्हें तो, समझते क्या हो खुद को। अनिका गुस्से से अंदर ही अंदर लाल हो जाती है और ये सुनकर अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर लेती है और अपने कमरे में जाकर दीवार पर टेडी बियर लेकर उस पर मुक्के ही मुक्के मारती है और बोलती है, माँ जी ने मेरी तारीफ भी ऐसी की कि मुझे गुस्सा आ जाए। पता नहीं जिसको देखो वही मेरी आंखों को देखकर बिल्ली जैसी आंखें क्यों बोलता है। और तो और क्या कह रही थी कि बच्चे डर जाएंगे। माँ जी, अनिका गुस्सा शांत कर, शांत हो जा। रुद्र उसे ऐसे करते हुए देख लेता है और उसे समझाता है। तभी अनिका बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर उस टेडी में और मुक्के मारती है। डर कर रुद्र चुपचाप जाकर सो जाता है। रात के 2 बजते हैं। अनिका अभी तक सो नहीं पाई थी और वो हॉल में चली जाती है। उसी वक्त निर्मला भी अपने कमरे से निकलकर पानी पीने के लिए रसोई की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो ग्लास लेकर पानी पीती है, अंधेरे में उसे सिर्फ चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, जिसे देखकर निर्मला की जोर से चीख निकल जाती है और वो बोलती है, बचाओ बचाओ कोई, रुद्र बेटा, अरे ओ रुद्र बेटा, अनिका बहू, अरे कोई तो बचाओ, भूत, हमारे घर में भूत है, अरे बचाओ कोई, वरना ये भूत मुझे खा जाएगा। निर्मला चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। तभी लाइट्स ऑन होती है। तभी ये सॉरी आवाज सुनकर रुद्र भी वहाँ आता है और अनिका बोलती है, माँ जी क्या हुआ आपको? रुद्र देखिए ना, इनको क्या हुआ, ये एकदम से चिल्लाकर बेहोश हो गई। पानी लेकर आओ अनिका, पता नहीं क्या हो गया माँ को। हाँ, कोई भूत चिल्ला रही थी। माँ जी अभी तक होश में नहीं आई है, इन्हें कमरे में ले चलो। रुद्र अनिका की बात सुनकर वो उसे कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। निर्मला थोड़ा होश में आकर बोलती है, रुद्र बेटा, घर में भूत है। क्या हुआ माँ, ऐसा आपने क्या देख लिया? बेटा डरावनी आंखें थी उसकी, मेरी तो जान ही निकल गई देखकर। माँ, आपने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। कोई भूत नहीं है यहाँ, मैं आपके पास ही हूँ, आप आराम से सो जाओ। कहीं माँ अनिका की आंखें देखकर न डर गई हो? माँ जी ने मुझे तो नहीं देख लिया था रसोई में, इसीलिए शायद वो घबरा गई। सॉरी माँ जी। इस तरह अनिका अपने कमरे में सोचते सोचते सो जाती है और रुद्र रात भर अपनी माँ के पास रुकता है। अगले दिन रुद्र और अनिका उसे समझाते हैं कि निर्मला ने बुरा सपना देखा है और उसे यही मानने पर मजबूर कर देते हैं। और निर्मला को कभी पता नहीं चलता कि वो बिल्ली जैसी डरावनी आंखें उसी की बहू की थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।